दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग लेके आए हैं 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें एक अपना सेक्शन है 35 AD जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी बोल सकते हैं इसको। काफी स्टूडेंट को ये ट्रिकी लगता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। वो आपकी समझ की बात है, आपको समझना पड़ेगा। आप अच्छे से समझोगे तो आपको सबसे इजी यही लगेगा। केवल थोड़ा सा प्रोविजन है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये और देखो कि जो बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर का वेटेज रहता है ना, CA, CMA, CS अच्छा खासा रहता है, खास करके CA लेवल फाइनल लेवल पे बिजनेस और प्रोफेशन का अच्छा खासा रहता है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो CA बनता है, CMA बनता है या CS बनता है, वो इनकम टैक्स में यदि अपना फील्ड को चूज करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोविजन फेस करना पड़ता है वो कौन सा होता है? बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड ही रहता है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूं कि आपका 25% से 35% तक कवरिंग दे देता है ये। यदि आप बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर को अच्छे से लर्न करो ना, तो आपका 25 to 35% आपका पूरा इनकम टैक्स का ये कवरिंग करता है। तो ये चैप्टर एकदम से अच्छे से समझो और इसका हर एक सेक्शन समझो। अब 25 to 35 पूरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, लेकिन उसमें से 35 AD जो कि कम से कम भी ये समझो कि पूरे आपके इनकम टैक्स के पेपर में से 8 से 10 नंबर कवर करता है। और ये रीड करने के लिए केवल आपको आधा एक घंटा लगता है। आधा एक घंटे अच्छे से रीड करो, इसको 2-3 बार रिवाइज करो, प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करो, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्या होता है कि 35 AD उसमें 14 टाइप का बिजनेस कवर किया हुआ है। कितना टाइप का बिजनेस कवर किया हुआ है? 14 टाइप का। इसके लिए क्या होता है कि वो 14 टाइप का बिजनेस हम लोग सोचते हैं कि ये याद रखा कैसे जाए। देखो, इसका भी शॉर्टकट होता है और आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। आपको यदि मेरा वे अच्छा लगा तो आप उसको फॉलो करो, नहीं तो खुद का बना सकते हो। आपको शॉर्टकट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो 14 टाइप्स का बिजनेस आपने ध्यान में रखा कि ये कवरिंग होता है, तो आपको फिर 35 AD रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान रखो। अभी देखो, इसको स्पेसिफाइड बिजनेस बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके लिए मोटिवेटेड नहीं थे, बिजनेस करते थे, लेकिन ये जो 14 टाइप्स का बिजनेस है ना, इनके लिए मोटिवेटेड नहीं थे। और ये समझो कि मस्ट रिक्वायर्ड था, अपनी कंट्री के लिए मस्ट रिक्वायर्ड था, लेकिन इसके लिए बिजनेसमैन मोटिवेटेड नहीं थे। उनको मोटिवेटेड करने के लिए अब नाम स्पेसिफाइड है तो इनको स्पेशली डिडक्शन दिया जाएगा। पूरे बिजनेस और प्रोफेशन में आप देखोगे या इनकम टैक्स में आप देखोगे, कभी भी केवल रेवेन्यू एक्सपेंस का 100% अलाउएबल होता है एक्सपेंस। सपोज हम लोगों ने कोई एक्सपेंस किया, यदि वो कैपिटल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बुक में कैपिटल करते हैं और फिर उनको डेप्रिसिएशन के माध्यम से एवरी ईयर हम लोग चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक साथ में नहीं कर सकते। जैसे मशीनरी खरीदा 5 लाख रुपए का, तो आप 5 लाख रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट नहीं कर सकते। आपको उसको असेट क्रिएट करना पड़ेगा और उस पर डेप्रिसिएशन ही आपको अलाउ होगा। लेकिन 35 AD एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जो कि बोलता है कि आप कैपिटल एक्सपेंस को भी हम लोग 100% अलाउड करेंगे। जिस साल में किया उसी साल में कर देंगे। इवन बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी आपने किया, वो भी कर देंगे। देखो कितना मोटिवेटेड किया हुआ है इसको, कि आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का जो भी एक्सपेंस है उसको भी हम जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसी साल में आपको अलाउड कर देंगे। दूसरा एक चीज और है कि जिस साल हम लोगों ने स्टार्ट किया सपोज, और उससे ज्यादा हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन से? रेवेन्यू और कैपिटल मिला के,
तो हमारा लॉस आ गया। अब नॉर्मल बिजनेस में तो क्या होता है, आपको केवल 8 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड करने देते हैं इनकम टैक्स वाले, लेकिन इसमें यह बोला हुआ है कि आप ना लाइफ टाइम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप जब जब आपको प्रॉफिट आए तब तब कर लेना इसको राइट ऑफ, तब तब सेट ऑफ कर लेना। तो ये समझो कि इसको बहुत अच्छे से मोटिवेटेड किया हुआ है कि आप करो यार कैसे भी इस बिजनेस को। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या स्पेसिफाइड है भाई। इसमें ना 14 टाइप्स का बिजनेस है, और इसको 14 बिजनेस को इस सेक्शन में लाने के लिए 7 साल लगा है, ये समझो इनको। मतलब 7 सालों में इन्होंने लिया है। 2007 में एक बिजनेस लेके आए, एक बिजनेस को 2009 में लेके आए, 2010 के अंदर लेके आए 3-4 बिजनेस को, फिर 2011 के अंदर लेके आए, फिर 2012 के अंदर लेके आए, 2014 के अंदर लेके आए, और फिर जो भी बच गए 1-2 बिजनेस उसको 2017 के अंदर लेके आए। ऐसे करके 14 टाइप का बिजनेस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वो बिजनेस है जिन सबको करके एसएससी अपना कैपिटल एक्सपेंस को भी 100% अलाउड करवा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या आता है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। अब स्पेसिफाइड प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे वो हम लोग नीचे देख लेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, मतलब सेट करना और चलाना और कोल्ड चेन फैसिलिटी को, और स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए वो कवर होता है जो 14 बिजनेस बताया ना उसमें एक ये है। सेकंड नंबर का क्या है, वेयर हाउस फैसिलिटी स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको वेयर हाउसिंग करना, स्टोरिंग करना, इन सबको ऑपरेट करना और सेटिंग अप करना, ये किसमें कवर्ड होगा, जो 14 टाइप का बिजनेस है। तो नंबर 1 कौन सा हो गया मेरा कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड वेयर हाउसिंग, किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, ठीक है। किसका, देखो कोल्ड चेन फैसिलिटी स्पेसिफाइड गुड्स, वेयर हाउसिंग किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या क्या कवर्ड है, ठीक है। फिर लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्क। मतलब अपनी कंट्री के अंदर पाइपलाइनें बिछा लेना, उसके माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड, नेचुरल गैस वगैरह का सप्लाई, वो स्टोरेज करना, वो कवर्ड होता है स्पेसिफाइड बिजनेस में। तो 3 हम लोगों ने देखा। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड गुड्स प्रोडक्ट। सेकंड हम लोगों ने देखा वेयर हाउसिंग किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। फिर लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरेज फैसिलिटी। 3 हो गया हमारा। फोर्थ नंबर का क्या बोलता है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए होटल 2 स्टार और अबो कैटेगरी। अभी देखो इन्होंने पहले तो बोल दिया कि कोल्ड चेन फैसिलिटी का आप ये बना ऑपरेटिंग करो, और स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए आप कोल्ड चेन फैसिलिटी यदि कर रहे हो तो आपको 35 AD में मिलेगा। फिर उन्होंने बोला वेयर हाउसिंग कर रहे हो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो आपको 35 AD में मिलेगा। यदि आप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड के लिए यदि पाइपलाइन वगैरह बिछा के रखा है इन द कंट्री तो आपको 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस में माना जाएगा। फोर्थ नंबर का इन्होंने बोला कि आप 2 स्टार या इससे ज्यादा का कोई होटल, 2 स्टार या 2 स्टार प्लस, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इनका यदि होटल ऑपरेट कर रहे हो तो आपको 35 AD के अंदर कवर्ड हो जाओगे, आपको माना जाएगा कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, हॉस्पिटल बनाओ और ऑपरेट करो, 100 बेड से कम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग मानेंगे 35 AD
आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। तो इन्होंने क्या क्या बोला, कोल्ड चेन फैसिलिटी करो, कोल्ड चेन फैसिलिटी का आप करो, वेयर हाउसिंग करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आप पाइपलाइन वगैरह बिछाओ, स्टोरेज करो, क्रूड के लिए, पेट्रोलियम ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, फिर आप करो 2 स्टार या उससे अबो होटल ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आप हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन 100 बेड का कैपेसिटी के लिए। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप ना स्लम एरिया को रीडेवलप कर रहे हो, रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, तो आपको ये माना जाएगा। लेकिन स्कीम कौन सा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कीम चल रहा है कि रिहेबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम एरिया। यदि वो आप स्लम एरिया को रीडेवलप करके दे रहे हो या रिहेबिलिटेशन करके दे रहे हो, और लेकिन वो किससे होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड है उसमें होना चाहिए, तो आपको 35 AD के अंदर कवर्ड माना जाएगा। फिर इन्होंने बोला अफोर्डेबल हाउस, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउस आपका फ्रेम्ड किया हुआ है, उसका यदि आप बिजनेस घर बना के दे रहे हो लोगों को, तो आपको क्या होगा, आप माने जाओगे कि 35 AD के अंदर आप कवर्ड हो, आप 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। तो देखो आप स्टार्टिंग से वापस देखो, आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का कर रहे हो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए, आप क्या कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, किसके लिए आप कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, आपने पाइपलाइन बिछा के रखी है क्रूड के लिए, पेट्रोलियम ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, आपको माना जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। आप 2 स्टार या 2 स्टार से प्लस का कोई होटल ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। आप हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हो 100 बेड से प्लस का, मतलब 100 बेड से ज्यादा होना चाहिए उसमें, तो आप क्या माना जाएगा, 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। फिर उसके बाद में आप रीडेवलपमेंट कर रहे हो या रिहेबिलिटेशन कर रहे हो ऑफ स्लम्स एरिया। स्लम्स एरिया आप समझ गए होंगे, बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियां रहती है, उन सबको आप तोड़ के और रीडेवलप मतलब बिल्डिंग वगैरह बना के दे रहे हो, और लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के उसमें होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। फिर आप क्या है, जिनके पास में झुग्गी थी उन्होंने तो आपसे बिल्डिंग ले लिया, लेकिन जिसके पास में घर नहीं है उसके लिए आप अफोर्डेबल हाउस बना के दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प कर रहे हो उसमें, तो आपको 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर्ड माना जाएगा। आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसका, फर्टिलाइजर का, इंडिया में कहीं पे भी करो, इंडिया में कहीं पे भी आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। फिर कस्टम के अंदर आप कंटेनर फ्रेट स्टेशन, मतलब क्या होता है, देखो हर जगह तो पोर्ट होता नहीं है, स्पेसिफिक जैसे मुंबई के अंदर पोर्ट है, मुंबई के अंदर ये आ गया, जहाज आ गया, जहाज आने के बाद में जो गुड्स रहते हैं वो जो दूसरे सिटीज के लिए जाना है उनको पहुंचाने के लिए ये सब फ्रेट व्रेट होते हैं, तो उसके लिए आप कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा आप स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर्ड हो, आप 35 AD में कवर्ड हो। फिर उसके बाद में आप ना बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हो, हनी प्रोड्यूस कर रहे हो, मधुमक्खियां पालन वगैरह ये सब करना, इसको भी 35 AD में कवर्ड करके रखा है। तो आप देख लो क्या क्या कवर्ड हो गया, कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया स्पेसिफाइड गुड्स के लिए, वेयर हाउसिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हो गया, फिर पाइपलाइन बिछा के रखी है आप लोगों ने क्रूड और पेट्रोलियम नेचुरल गैस वगैरह के लिए, फिर आपने 2 स्टार या 2 स्टार से प्लस कोई होटल ऑपरेट कर रहे हो, या 100 बेड का, कम से कम 100 बेड का आप हॉस्पिटल चला रहे हो, या फिर आप रिहेबिलिटेशन या रीडेवलपमेंट स्लम्स एरिया का कर रहे हो, और स्पेसिफाइड किसके थ्रू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम होता है अफोर्डेबल हाउस का, वो आप बना के दे रहे हो, तो आपको 35 AD के अंदर कवर्ड माना जाएगा। आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो इंडिया में कहीं भी, तो माना जाएगा 35 AD के अंदर आप कवर्ड हो। या फिर आप कस्टम के ऊपर पोर्ट से दूसरी जगह माल पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा आप 35 AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर्ड हो। फिर आपको यदि आप मधुमक्खियां वगैरह हनी वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा आप 35 AD में कवर्ड हो। फिर जो वेयर हाउसिंग का बात कर रहे थे, पहले था एग्रीकल्चर का, लेकिन इन्होंने फिर ध्यान दिया कि नहीं, शुगर के लिए भी
शुगर के लिए भी वेयर हाउसिंग करेगा वो, उसको भी हम लोग 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया है इन्होंने कि आपको छूट दिया जाएगा। तो अभी स्टोरेज और ये स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड शुगर, ठीक है, दोनों के लिए कर रहे हैं तो 35AD माना जाएगा। फिर स्लरी पाइपलाइन है फॉर आयरन ओरे। अब आयरन ओरे क्या होता है? आयरन ओरे क्या होता है? लोहे को निकालने के लिए ना कुछ ये बोल सकते खनिज टाइप का होता है, उसमें ना काफी अशुद्धियां रहती है, उन सबको प्योरीफाई करके लोहा बनाया जाता है, उसको ही बोलते हैं आयरन ओरे। जिसके अंदर अशुद्धियां भी मिक्स होती है उसको आयरन ओरे बोलते हैं। तो स्लरी पाइपलाइन जो आपने बिछा के रखी है, ऑपरेट कर रहे हो, उसको भी 35AD के अंदर कवर्ड माना जाएगा। आप ना ऑपरेट कर रहे हो सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन के लिए, तो उसको भी आपको माना जाएगा, आप 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। लास्ट वन क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब आप रोड बना रहे हो, टोल बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, तो आपको 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कवर्ड माना जाएगा। अब ये 14 टाइप्स का आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, इनमें आपको फायदा क्या होने वाला है? इनमें आपको फायदा होने वाला है 100% कैपिटल एक्सपेंस का आपको अलाउ हो जाएगा। अभी देखो इसमें क्या दे के रखा है, और ये याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट के बुक से, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी इससे बाहर नहीं है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है, अपन पूरा सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख के रखा है कि जो एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस है ना, बिजनेस को चलाने के लिए कोई अपन ने कैपिटल एक्सपेंस किया है, एक्सक्लूसिव फॉर, देखो 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंस incurred during the previous year wholly and exclusive for the above business would be allowed as deduction from the business income to the assessee opting for deduction under section 35AD। ये 14 टाइप का कोई बिजनेस कर रहा है, उसने यदि प्रीवियस ईयर के अंदर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जो होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस है, जो इन 14 बिजनेस से रिलेटेड है, तो उनको 100% का अलाउएबल है। रेवेन्यू एक्सपेंस तो है ही, उसका तो कहना ही क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस तो होता ही है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना 3 टाइप का अलाउ नहीं होगा। एक तो लैंड, यदि आप लैंड खरीदे हो तो आपको वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। आपने गुडविल परचेज किया है तो उसके लिए आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया है परचेज तो उसके लिए अलाउड नहीं होगा। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, इनको छोड़ के सारे कैपिटल एक्सपेंस आपको 100% अलाउड होंगे। 3 कौन कौन सा? आपका लैंड, सेकंड गुडविल, थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आगे इसने देख के रखा है कि आपको ना कोई भी कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो आप, तो 10,000 से अबो एक दिन में कैश पे नहीं करना है। एक दिन में उस असेट को परचेज करते टाइम पे आपको 10,000 से ऊपर आपको एक्सपेंस नहीं करना है कैश में। आप कैसे कर सकते हो? आप अकाउंट पे चेक से कर सकते हो, ठीक है। आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो, आप आरटीजीएस से कर सकते हो, आप एनईएफटी से कर सकते हो, आप भीम पे से कर सकते हो, ठीक है, और आप आईएमपीएस से कर सकते हो। ये चीजें याद रखना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब नेट बैंकिंग वगैरह कवर्ड है, क्योंकि इसमें 3 चीजें देख के रखी है कि आप तो एक तो अकाउंट पे ही चेक, दूसरा डिमांड ड्राफ्ट, थर्ड इसने देख के रखा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है? उसमें नेफ्ट, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम पे, ये सब, आधार पे, ये सब कवर्ड है। तो ये याद रखना, क्योंकि इन सब से ही आजकल पेमेंट करते हैं कोई भी, तो इन सबको कैश में नहीं माना जाएगा, इनको ऐसे ही माना जाएगा। इनके थ्रू यदि अपन 10,000 से प्लस में करते हैं, मतलब 11,000 का भी पेमेंट करते हैं या 1 लाख का भी करते हैं, तो वो अलाउड होगा। फिर कि आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंड किया उसको तो अलाउड कर दिया, लेकिन उससे पहले का एक्सपेंस का क्या होगा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आप एक काम करो, हम लोग उसको भी अलाउड कर देंगे, हम लोग उसको भी अलाउड कर देंगे, आप तो केवल उसको कैपिटलाइज कर लेना।
जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होना उस दिन के पहले तक का खर्चा, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हो उस दिन के पहले तक का सारा एक्सपेंस आप कैपिटलाइज कर लेना, और जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हो जाए उस ईयर में आप उसको क्लेम कर लेना 100%। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, लैंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आपने कैपिटल एक्सपेंस किया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जितने भी एक्सपेंस है वो सारे कैपिटलाइजेशन करना पड़ता है, वो सारे कैपिटलाइजेशन किया, वो 100% अलाउड हो जाएगा आपके जिस ईयर में आपको बिजनेस स्टार्ट करना उसी ईयर में आपका ये अलाउड हो जाएगा। लेकिन लैंड को छोड़ के, लैंड का अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ operation would be allowed as deduction during the previous year in which the assessee commenced operation of its specified business, ठीक है। लेकिन इसने बोल के रखा है कि जो कमेंसमेंट से पहले का जितना भी एक्सपेंस है वो आपकी बुक में कैपिटलाइजेशन कर लेना, ठीक है। तो जिस साल में आपने सपोज आपने ना क्या किया था, आपने एक्सपेंस किया था 30 जून को, ठीक है, 30 जून 2020 को 5 लाख रुपए लगाए थे, और आपने बिजनेस स्टार्ट कभी किया 1 अप्रैल 2021 को, तो आपका ये एक्सपेंस कभी अलाउड होगा, ये कैपिटल एक्सपेंस हो गया आपका, तो आपको अलाउड कभी होगा 2021-22 में, 2021-22 के अंदर ये एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। फिर की कंडीशन है 35AD को आप क्लेम कर रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उसमें कंडीशन क्या क्या है, एक तो आपका बिजनेस है ना स्प्लिटिंग अप नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग में बिजनेस चल रहा था और आपने उसको तोड़ के आपने बोला ये मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस, सपोज होटल चला रहे थे पहले से, आपने उस होटल का सेपरेशन कर दिया और बोला कि ये मैंने क्या किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो नहीं चलेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नहीं चलेगा, पहले से बिजनेस था उसको और आपने रिकंस्ट्रक्शन किया तो उसको वो भी इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से बिजनेस है, इसमें न्यूली बिजनेस चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो ना, वो पूरा नया होना चाहिए। आप पुराना प्लांट एंड मशीनरी को आपको इस पे अलाउड नहीं होगा, लेकिन होगा कितना, जितना सेट है, जितना प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड टू स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज आपके पास में ना 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। अब इसमें से आप कितना पुराना ले सकते हो, 20 लाख का। इसमें से आप कितना ले सकते हो पुराना, 20 लाख का। मीन्स पहले तो इसने बोला कि आपका प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए, लेकिन फिर बोला कि नहीं, थोड़ा सा ढील देते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, एक काम करो 20% तक आप पुराना ले सकते हो। तो आपका 1 करोड़ का सपोज करो प्लांट एंड मशीनरी है, तो आप 20 लाख का उसके अंदर क्या कर सकते हो, पुराना प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हो। फिर आगे क्या बोलता है ये कि पुराने प्लांट एंड मशीनरी में ना वो कवर्ड नहीं है। क्या क्या कवर्ड नहीं होगा, यदि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया के बाहर यूज हो रहा था, अब यूज तो हो रहा था, रियल में वो पुराना है, लेकिन हम लोग जो उसको इंपोर्ट करेंगे ना तो उसको यह नहीं माना जाएगा कि ये पुराना है, वो किस में आएगा, वो नए वाले में कवर्ड होगा। हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, इसने बोला था पुराना नहीं होना चाहिए, केवल पुराना हो सकता है आपका 20% तक। टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस 20% से एक्सेस नहीं होना चाहिए। हमने बोला ठीक है, जो इंडिया वाला है हम लोगों ने 20 लाख का खरीदा था और 1 करोड़ का आपका प्लांट एंड मशीनरी है, तो 20 लाख तक तो अलाउड ही है ना। तो इन्होंने बोला हाँ ओके 20 लाख तक अलाउड है। हम लोगों ने बोला हम लोगों ने 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया है, तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं ये तो पुराना है। तो हम लोगों ने ये प्रोविजन दिखाया कि भैया इंपोर्ट किया हुआ प्लांट एंड मशीनरी को
पुराने में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओल्ड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और किसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसा होना चाहिए जिसको इंडिया के अंदर कभी भी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हो, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे कि ये पुराना नहीं है। जैसे कोई असेट प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर है ना एसएससी ने आज इंस्टॉल किया, जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी आज लाया, लेकिन इससे पहले किसी भी एसएससी ने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, तो उसको भी हम लोग पुराने में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग नए में कंसीडर करेंगे। ठीक है। और ये इंपोर्ट का तो हो गया कि पहले इंडिया में नहीं हो। अब ये बोल रहा है कि ये तो हो गई थी ऊपर वाली कंडीशन। ऊपर वाली कंडीशन क्या क्या थी, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 35 AD के लिए आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो ना, तो एक काम करो, आपका बिजनेस है ना, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए और रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप 35 AD में कवर्ड हो गए। नया होना चाहिए। ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी आपका पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन पुराना हो सकता है 20% तक। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है 20% तो हम लोगों ने वो छूट दे ही दी, एक छूट और देते हैं हम लोग, 2-3 छूट और देते हैं। एक तो कि आपका वो मशीनरी इंडिया के अंदर यूज नहीं होना चाहिए पहले से, तो उसको भी हम लोग मानेंगे कि ये पुराना नहीं है। जैसे किसी ने लेके आया और उसने यूज नहीं किया, तो हाँ आपने परचेज कर लिया उसको, तो हम लोग बोलेंगे ये नया ही है, आप नए की तरह ही ट्रीट कर लो। सेकंड कि आपने इंपोर्ट किया, मतलब किसी ने यूज किया था लेकिन कहां पे किया था, इंडिया से बाहर, तो भी हम लोग मानेंगे कि आपने प्लांट एंड मशीनरी नया ही है आपका। थर्ड, किसी ने यूज तो किया था लेकिन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था उस पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी नया ही है। ठीक है। फिर अपना आता है, फिर अपना आएगा कि जो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल वगैरह, इनका सबका कोई बिजनेस कर रहा है, उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी मानेंगे कि ये हाँ भाई 35 AD के लिए वैलिड है। एक तो कंपनी एक्ट 2013 में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक उनका जो रेगुलेटरी बनाया हुआ है पेट्रोलियम क्रूड वगैरह का, उसमें वो अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर जितना इन्होंने टोटल जो पाइपलाइन का कैपेसिटी बता के रखा है उससे कम नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल्ड कर दे, और जो और भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो सब फुलफिल कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई है 35 AD के लिए वैलिड है। सेकंड कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे रहा है, रोड वगैरह बना के दे रहा है, डेवलप करके दे रहा है, उनके लिए भी है कि अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो अप्रूव्ड होना चाहिए, तब माना जाएगा ये कि हाँ वैलिड है। फिर अपना आता है कि 35 AD यदि कोई सेक्शन ले रहा है, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है, उसको ना 10AA का जो एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सेकंड, आपको जो इनकम सर्टेन इनकम है उनसे रिलेटेड जितने भी डिडक्शन होते हैं चैप्टर सी के अंदर, हेडिंग सी के अंदर, उनमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 10AA का और सी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने बोला कि 35 AD के अंदर यदि कोई डिडक्शन ले लिया ना, तो उसके वो लेने के बाद में आपको इनकम टैक्स की और किसी भी एक्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देख लो कि इन्होंने कब कब क्या क्या लेके आए। 2007 में ये फर्स्ट लेके आए कि आप ना क्रॉस पाइपलाइन वगैरह ये बिछाओ आप क्रूड वगैरह के लिए, पेट्रोलियम के लिए 2007 में, तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में कंसीडर करेंगे और आपको ना कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस का पूरा अलाउड करेंगे। तो पहला ये था। फिर उसके बाद में इन्होंने 2009 के अंदर लेके आए, 2009 के अंदर ये लेके आए कि आप ना कोल्ड चेन फैसिलिटी वगैरह करो,
या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आप प्रोडक्ट के लिए आप क्या करो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाओ, तो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो आपको 35 AD के अंदर कवर करेंगे। तो 2007 में तो ये लेके आए, जो पेट्रोलियम वगैरह के लिए आप कर रहे हो, पाइपलाइन वगैरह बिछा रहे हो, उसके लिए आपको कवर्ड होगा। 2009 के अंदर ये लेके आए कि आप कोल्ड चेन फैसिलिटी स्पेसिफाई प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो या फिर वेयर हाउसिंग कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, तो आप 2009 के अंदर इन्होंने लेके आए। फिर 2010 के अंदर ये लेके आए कि आप एक काम करो, 2 स्टार या उससे प्लस का आप होटल ऑपरेट कर लो, तो आपको 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर कर लेंगे। या फिर आप एक काम करो, 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल खोल लो, तो आपको उसमें कवर कर लेंगे। या आपको एक ऑप्शन और दिया 2010 में कि एक काम करो, आप ना जो स्लम एरिया ना उसको रीडेवलप करवा दो, तो भी हम लोग बोलेंगे कि आप 35 AD के अंदर कवर्ड हो और आपको पूरा एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। 2010 के बाद में इन्होंने क्या किया, 2011 के अंदर ये लेके आए कि आप पहले तो लेके आए 2010 में कि जो स्लम एरिया उसको रीडेवलप करना। 2011 के अंदर लेके आए कि जो अफोर्डेबल हाउस है, जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम चलता है उसके अंदर आप घर बना के दे रहे हो किसी को, तो आपको 35 AD के अंदर कवर करेंगे। और 2011 में एक और लेके आए कि आप ना फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो या उसके लिए कोई मशीनरी लगा रहे हो एग्जिस्टिंग प्लांट में, भले ही एग्जिस्टिंग प्लांट में न्यू में लगाओ या एग्जिस्टिंग में लगाओ, लेकिन किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के लिए आप मशीनरी लगा रहे हो, तो आपको 35 AD के अंदर कवर कर लेंगे और आपको जो भी बेनिफिट मिलता है 35 AD का वो दे देंगे। फिर 2012 के अंदर इन्होंने लेके आए कि जो कस्टम के ऊपर पोर्ट से माल पहुंचाना है या बिस वैक्स करना है, हनी वगैरह का प्रोडक्शन करना है, वेयर हाउस फैसिलिटी देना है शुगर के लिए, ये तीनों बिजनेस कर रहे हो, तो 2012 के अंदर लेके आए। 2014 के अंदर ये लेके आए कि स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओरे या फिर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको 2014 के अंदर इन्होंने बोला कि आपको 35 AD का पूरा बेनिफिट देंगे। 2017 के अंदर मोदी गवर्नमेंट लेके आई कि आप ना रोड बनाओ, टोल बनाओ, ब्रिज बनाओ, ये सब आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में यदि इन्वॉल्व हो तो आपको 35 AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर कर लेंगे और आपको सारी छूट जो भी इनको मिलती है वो दे देंगे। अब देखो कोल्ड चेन फैसिलिटी में क्या क्या कवर्ड है। कोल्ड चेन फैसिलिटी के अंदर कवर्ड है कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मरीन और डेयरी प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर बागानी, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एपीकल्चर वो भी बागान से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। इन सब का आप लोग कोल्ड चेन फैसिलिटी या वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो आपको छूट मिलेगी। तो इसमें क्या क्या कवर्ड है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मरीन, डेयरी प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एप्रीकल्चर और फूड आइटम वगैरह, इन सब के लिए। फिर एसोसिएट पर्सन के लिए तो आपको पता ही है कि वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से मीडिएटर के थ्रू नहीं होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट कंट्रोल एक ही पर्सन से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे यदि उनके थ्रू होता है तो रिलेटेड पार्टी में आ जाता है, रिलेटेड पार्टी का ही डेफिनेशन हो जाता है एज ए। और 26% का उनके पास में कंट्रोलिंग पावर नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, उनके पास में आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं होने चाहिए, 10% का बोरोइंग का गारंटी, कम से कम 10% का बोरोइंग गारंटी नहीं होना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में तो आप देखो रोड, टोल, ब्रिज, रेलवे सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट, हाउसिंग वगैरह वो सब है कि वाटर सप्लाई वगैरह ये सब, टंकी वंकी बनाना, एयरपोर्ट वगैरह के लिए बनाना, पोर्ट वगैरह बनाना, वो सब के लिए। अब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इनके इसमें क्या है कि यदि आप 35 AD का कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें लॉस हो गया तो आप केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो और लॉस को अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज स्पेसिफाइड बिजनेस में
इतना ही है कि वो हम लोग उससे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उस लॉस को, और कितने सालों तक, अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरा, अब सपोज करो कि कोल्ड चेन फैसिलिटी है, वो 2009 में आया, 1 अप्रैल 2009 में आया, कि आप 1 अप्रैल 2009 के बाद में कोल्ड चेन फैसिलिटी का कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस वगैरह ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको 35 AD में कवर्ड होगा। अब कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी अपने पास में, या कोई ऐसा बिजनेस जो 35 AD में कवर्ड नहीं होता है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब जो 14 टाइप्स का बिजनेस हो वही टाइप का बिजनेस है, लेकिन जो ईयर देख के रखा है ना उसमें नहीं आ रहा है। सपोज इन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2014 से ये बिजनेस करोगे तब मिलेगा, अब इन्होंने बिजनेस, कोई एसएचसी है, ये 1 अप्रैल 2010 से कर रहा है वो बिजनेस, उसमें तो प्रॉफिट, और जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है इसमें है अपने को लॉस, और जो कि हम लोग पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो 35 AD में आ रहा है। तो ये लॉस को हम लोग उस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अब एक चीज और, ये सब चीजें ध्यान रखना है कि रिटर्न टाइम पे जाना चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए ऑडिटर के थ्रू, ठीक है। अब देखो हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 में क्या है, मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स अपना किस में कवर्ड है, कोल्ड चेन फैसिलिटी में। शुगर का वेयर हाउसिंग का सेपरेट देख के रखा है इन्होंने। एडिबल ऑयल ये देखा था क्या किधर, ये नहीं है, तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस हमारा नहीं है। ये दो तो स्पेसिफाइड बिजनेस थे लेकिन ये नहीं है, तो इसका अलग से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 lakhs फॉर फूड ग्रेन्स, 60 lakhs फॉर शुगर, 50 lakh for edible oil. On purchase of land and building during the period January 2021 to 2021 exclusively for above business, मतलब इन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग जो इन्होंने खरीदा है वो पूरी तरीके से किस पे है, ये तीनों बिजनेस है उनके ऊपर ही कवर्ड है। अब लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर इन्होंने 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख का खर्चा किया है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइज कर दिया एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब 1 अप्रैल 2021 को अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ, और हम लोगों ने ये कभी खरीदा था, जनवरी 2021 से मार्च 2021, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा है। तो इसमें क्या देख के रखा था 35 AD में कि आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का जितना भी एक्सपेंस है उसको कैपिटलाइज कर लो। आप जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उस दिन कैपिटलाइज कर लो, और उसको आपको 100% का अलाउड हो जाएगा जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना, लैंड का कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड द अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख। अभी इन्होंने बोला कि जो 80 लाख है, 60 लाख है, 50 लाख है, इनमें से ना 50 लाख का तो लैंड खरीदा था, 60 लाख वाले में से 40 लाख का लैंड था, और 50 लाख वाले में से 30 लाख का लैंड था। तो हम लोग देखेंगे कि ये अलाउड नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD के अंदर जो गाउन होता है उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, हम लोग नीचे आंसर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर 21 to 22 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 lakhs फॉर फूड ग्रेन, 15 lakhs फॉर शुगर एंड 10 lakhs फॉर एडिबल ऑयल। इन तीनों बिजनेस के रिगार्डिंग इन्होंने 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख का कैपिटल एक्सपेंस इनकर्ड किया है, और ये बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग वगैरह को परचेज करने या उसके से रिलेटेड ही रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि 35 AD के अंदर, ये 35 AD का बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड 30 फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 16 लाख, 14 लाख एंड 31 लाख, मतलब इसका प्रॉफिट कितना कितना था, 16 लाख रुपए तो असेसी ने कमाया फूड ग्रेन वाले से, 14 लाख इन्होंने कमाया शुगर के बिजनेस से, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर,
और 31 lakhs कमाए एडिबल ऑयल वाले से, ये प्रॉफिट था। और ये कब का था? 35 AD और डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 का एक्सपेंस अलाउड करने से पहले। अभी हमें क्या करना है, इसने बोला है कि बिजनेस और प्रोफेशन में आप इसका कैलकुलेशन करो और एज्यूम करो लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड एज्यूमिंग मिस्टर ए हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD and want to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 6A under the heading C deduction in respect of the certain income। इसने बोला कि जो certain income है ना, ये इनसे रिलेटेड इसने जो आपका चैप्टर 6A हेडिंग C आता है उसमें कोई भी क्लेम नहीं किया, इसने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। और इसने जो भी पेमेंट किया है वो अकाउंट पे चेक या ECS के थ्रू ही किया है, इसने ये भी एश्योर कर दिया है, ठीक है। और इसने सारी भी जो 35 AD के लिए कंडीशन होती है वो सारी फुलफिल किया है। तो हम लोग इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे, एडिबल ऑयल वाले का देख लेते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, उसका नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड शुगर के लिए इन दोनों का सेपरेट देख के रखा है। इन दोनों का यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है वेयर हाउसिंग तो माना जाएगा कि वो इसके अंदर 35 AD के अंदर कवर्ड है, और यदि शुगर का वेयर हाउसिंग कर रहा है तो माना जाएगा 35 AD में कवर्ड है। लेकिन एडिबल ऑयल के लिए यह कवर्ड नहीं माना जाएगा, तो इसका नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। देखो इसमें बिजनेस, इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने से पहले इनका प्रॉफिट था 31 लाख रुपीज। अब इन्होंने 50 लाख का क्या किया था, 50 लाख का इनके पास में प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी 50 लाख का इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया था। टोटल एक्सपेंस इन्होंने कैपिटल कितना किया था, 50 लाख बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। इसमें से 30 लाख का क्या था, कॉस्ट ऑफ लैंड, उस पे हम लोगों को क्या होता है, डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, तो इसको हम लोगों ने लेस कर दिया। लैंड पे कभी भी देखो, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, कभी भी उसका वैल्यू ऐसे नहीं माना जाता है कि डेप्रिशिएट हो, उसका कोई यूज होने के बाद में उसका क्या बोलते हैं, यूजेज में कोई कमी नहीं आती है, उसका एंड्यूरिंग जो बेनिफिट है वो कम नहीं होता है। तो ये बोलेंगे कि लैंड पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम होगा। तो 50 लाख में से 50 लाख का अपना बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का कैपिटल एक्सपेंस था, उसमें से 30 लाख रुपए का मिलेगा नहीं क्योंकि लैंड का है, तो बचा कितना, 20 लाख रुपए, प्लस 10 लाख का कौन सा मिल जाएगा, जो कि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल एक्सपेंस इनकर्ड किया है उसका। तो हमारा असेट कितना क्रिएट हो गया, जो कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 30 लाख का। इसमें एक्सपेंस अलाउड नहीं हो रहा, ध्यान करना, एक्सपेंस केवल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं हम लोग, जो कि नॉर्मल बिजनेस में करते हैं। तो किस पे करेंगे, जितना भी कैपिटल एक्सपेंस था बिजनेस स्टार्ट होने से पहले तो उसको मानेंगे वो असेट है हमारी। लेकिन उसमें से 30 लाख का जो लैंड होता है उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो बचा कितना, हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 20 लाख। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल एक्सपेंस किया था वो अलाउड तो नहीं होगा, लेकिन उस पे डेप्रिसिएशन जरूर अलाउ होगा। नॉर्मल बिजनेस में यही होता है ना कि जो कैपिटल एक्सपेंस होता है उस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। तो 20 लाख तो स्टार्ट होने से पहले का था, 10 लाख रुपए स्टार्ट होने के बाद का है। तो 30 लाख रुपए है हमारे पास में, जिसपे हम लोग 10% से डेप्रिसिएशन, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर सकते हैं, 10%। तो कितना है, 30 लाख पे 10% हम लोग क्लेम करेंगे तो कितना आता है, 3 लाख रुपए। ऐसे करके हमारा जो इनकम चार्जेबल बिजनेस और प्रोफेशन है कितना आ गया, 28 लाख। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या क्या है, शुगर का वेयर हाउसिंग और फूड, जो फूड फैसिलिटी का है उसका है, फूड ग्रेन। तो हम लोगों ने 2 कॉलम बना लिया, एक तो फूड ग्रेन का, सेकंड बना लिया शुगर के लिए। हमारे पास में प्रॉफिट कितना था, 16 लाख था किसके लिए, फूड ग्रेन के लिए, और 14 लाख था शुगर वेयर हाउसिंग से बिजनेस कर रहे थे उसमें। तो ऐसे करके 30 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ दोनों बिजनेस को करने से। दोनों स्पेसिफाइड है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या कंडीशन था कि आपको
जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के जो जितने भी खर्चे हैं वो कब भी अलाउड हो जाएंगे, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। क्योंकि जितने भी एक्सपेंस किए थे आपने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, वो सारे कैपिटलाइजेशन कर दो बिजनेस स्टार्ट होने वाले दिन पे और उसको क्लेम कर लो पूरे को। लेकिन क्या क्लेम नहीं कर पाओगे? केवल लैंड का कॉस्ट। ठीक है, तो इन्होंने देखो 80 लाख रुपीज इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया था, फूड ग्रेन का जो बिजनेस कर रहे थे उसमें। लेकिन उसमें से 50 लाख का क्या था? कॉस्ट ऑफ लैंड था। तो ये हमें अलाउड नहीं होगा। तो हमें अलाउड कितना होगा? केवल 30 लाख रुपए। 80 लाख खर्चा किया, 50 लाख का लैंड पे किया था, उसका नहीं मिलेगा, तो 30 लाख का ही हमें मिलेगा। सेकंड, हम लोगों ने जो शुगर वाला है, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, उसमें 60 लाख का खर्चा किया था लैंड एंड बिल्डिंग पे। उसमें से 40 लाख का क्या खरीदा था? लैंड। तो हमें लैंड का कोई भी अलाउड नहीं होगा। हमें किसका अलाउड होगा? केवल बिल्डिंग का। या हम लोग बोलते हैं लैंड के अलावा जितने भी कैपिटल एक्सपेंस है उसको अलाउड हो जाएगा। तो ये अलाउड होगा। टोटल एक्सपेंस कितना अलाउड हो गया दोनों बिजनेस को मिला के? 50 लाख। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो 1 अप्रैल 2021 के बाद में जितने भी कैपिटल एक्सपेंस थे वो कैसे अलाउड होते हैं? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के सारे कैपिटल एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में किए हुए भी अलाउड हो जाता है। 35 एडी के अंदर जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसमें क्या है? स्टार्ट होने के पहले के भी खर्चे सारे अलाउड हो जाते हैं और स्टार्ट होने के बाद के भी कैपिटल एक्सपेंस अलाउड हो जाते हैं। लेकिन लैंड का नहीं होता है, गुडविल का नहीं होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता है। तो इन्होंने कितना कितना किया था? 20 लाख रुपए किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर 21-22 में, और 15 लाख किया था शुगर वाले ने। तो ऐसे करके 35 लाख टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 30 लाख बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, 20 लाख बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, ऐसे करके 50 लाख रुपए तो फूड ग्रेन का अलाउड हो गया और 35 हो गया शुगर वाला। अब देखो हमारा प्रॉफिट तो कितना था, अलाउ कितना होगा, हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारे अलाउड हो जाएंगे, 50 लाख और 50 लाख। अब 16 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से एक्सपेंस अलाउड हो गए 50 लाख, तो लॉस कितना आ गया? 34 लाख। 14 लाख का हमें प्रॉफिट था, लेकिन 35 लाख का हमें एक्सपेंस अलाउड हो गया, तो हमें लॉस कितना हो गया? 21 लाख। ऐसे करके 55 लाख रुपीज लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो कितने सालों तक? अनलिमिटेड ईयर के लिए, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट नहीं है ना, किससे एडजस्ट करें? उससे कर नहीं सकते एडिबल ऑयल वाले से, क्योंकि वो क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और आप लोगों ने देखा कैसे कैपिटल एक्सपेंस को अलाउड किया जाता है और कैसे लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो करंट ईयर में कैपिटल एक्सपेंस है उसमें से इन सब तीनों को अलाउड नहीं किया जाता है। और जो कमेंसमेंट के बिफोर के एक्सपेंस है उनको कैपिटलाइजेशन कर लिया जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट होता है उसी दिन कैपिटलाइजेशन करके और उसी साल में उसको 100% का अलाउड हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया हुआ है कि आप ना वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो शुगर वगैरह के लिए तो ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ठीक है, लेकिन एडिबल ऑयल के लिए वो कवर्ड नहीं होगा। फिर इसने बोला कि ठीक है, लेकिन 10% से डेप्रिसिएशन तो मिलेगा उसको, और इसने बता दिया 55 लाख का ये फॉरवर्ड कर सकता है। अब अपने पास में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जो कि ये बोल के रखा है कि देखो XYZ लिमिटेड है ना, उसने 3 स्टार का होटल मदुराई में खोल के रखा है, मदुराई तमिलनाडु के अंदर 1 अप्रैल 2021 को। और कंपनी ने 50 लाख का एक्सपेंस है ना जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का। तो ये एक्सपेंस कैपिटलाइज कभी हो जाएगा? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को कैपिटलाइजेशन हो जाएगा बुक में। फिर इसने बोला कि कैपिटलाइजेशन कर लिया इसने, फिर आगे बोला कि इसने जो ड्यूरिंग द ईयर है 21-22 है उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंस और किया है, कितने का? 2 करोड़ का, लेकिन उसमें से 1 करोड़ 50 लाख किसका है? एक्विजिशन ऑफ लैंड का है। तो हम लोग बोलेंगे इसका तो अलाउड होगा नहीं, तो इसमें से अलाउड कितना होने वाला है? 2 - 1.5 बराबर 50 लाख। ये 50 लाख अलाउड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला कि बिजनेस और प्रोफेशन का आप इनकम कैलकुलेशन करके बताओ, और ये मानो कि इसने जितना भी 35 एडी के अंदर
आपका कंडीशन होता है वो सारे फुलफिल किए हैं, और इसने कोई भी जो अंडर चैप्टर 6A है, हेडिंग C है, उसमें जो रिलेटेड सर्टेन इनकम है उनसे रिलेटेड कोई भी डिडक्शन इसने नहीं लिया है। अब आगे इसने बताया है कि इसने ना 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था 22-23 में, असेसमेंट ईयर 22-23 में, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था 4 स्टार, उसमें इसने जो कि 15 साल पहले, मतलब अब इसमें क्या क्या हुआ था कि जो होटल और बेड वगैरह का आया था वो 2010 में आया था, और 15 साल पहले का देखे तो उसने 2006-7 में बिजनेस स्टार्ट किया था। 4 स्टार था, रियल में वो 35 AD के कवर्ड में होना चाहिए, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस तो है, लेकिन वो जो डेट गवर्नमेंट ने बोला है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बोला है, उससे पहले का है, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है ये एक्सपेंस वगैरह क्लेम करने के लिए, लेकिन वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है। ठीक है, उसमें इनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,20 लाख रुपीज प्रीवियस ईयर 21-22 में इनको प्रॉफिट हुआ है। और ये एक बात और बोल रहे हैं कि आप ना ये मानो जितने भी एक्सपेंस वगैरह किए हैं ना वो सारे ECS के थ्रू किए हैं, अकाउंट पे चेक के थ्रू किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया कि प्रॉफिट आया, जो मदुराई का होटल है उसमें 25 लाख का आपको प्रॉफिट आया। फिर आपने बोला जो कैपिटल एक्सपेंस है जो कि प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, वो तो हमें पूरा कैपिटलाइजेशन करने को मिला था 1 अप्रैल 2021 को, वो अलाउड हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि उसमें लैंड वगैरह का कॉस्ट नहीं है स्पेसिफिक, तो वो पूरा 50 लाख अलाउड है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो प्रीवियस ईयर 21-22 में इन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, उसमें से 1.5 करोड़ रुपए तो किसके लगाए थे, कॉस्ट ऑफ लैंड का, तो इन्होंने बोला नहीं, इसका तो हम लोगों ने पहले ही बोला कि इसका आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एक्सपेंस। तो कितना अलाउड होने वाला है इसमें, 50 लाख का। तो 50 लाख का ड्यूरिंग द ईयर वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर और 50 लाख का जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा था उससे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो टोटल मिला के 1 करोड़ का इनको अलाउ हो गया एक्सपेंस। अब 25 लाख प्रॉफिट था, एक्सपेंस अलाउड हो गया 1 करोड़ का, लॉस कितना आ गया, 75 लाख। और दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस, उससे कितना प्रॉफिट है, 1 करोड़ 20 लाख। हम लोग इससे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने पहले बोला था स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन और है, यदि वो स्पेसिफाइड बिजनेस यदि जो डिटरमाइंड डेट है उससे पहले भी स्टार्ट हुआ होगा, उसके प्रॉफिट से भी सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये इधर कि ये स्टार्ट तो पहले से हुआ था, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अप्रैल 2010 से पहले का बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसके लिए इसमें कवर्ड हो सेट ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन नहीं है कि ये भी 1 अप्रैल 2010 के बाद का होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मिल गया, और जितना भी और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको हम लोग, ये प्रॉफिट बच गया, इस पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि जो 2 स्टार वगैरह है कवर्ड है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, अभी ये सब क्लोज कलेक्शन होना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए, वो सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है कि आपका नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है कोई, एडिबल ऑयल का, और एक बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड है क्योंकि वो शुगर वाले में है, स्टोरेज ऑफ शुगर। तो ए यूनिट तो क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस, और बी यूनिट है किसका, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का, क्योंकि एडिबल ऑयल के लिए है। अब इसने बोला कि जो ए है ना, उसने डिडक्शन क्लेम किया है 1 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने 2 बिल्डिंग परचेज किया था, एक 50-50 लाख का, और इसने बोला कि ए ने ना वो ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को 50 लाख का। तो ध्यान रखना ये 8 साल से पहले कभी भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यदि 8 साल से पहले ट्रांसफर होता है तो उसको इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में ये ट्रांसफर होता है, और उस पे ये 50 लाख का इन्होंने ट्रांसफर किया ए ने, तो ये इनकम मान लिया गया असेसमेंट ईयर 21, 22 एंड 23 में। लेकिन इस पे पूरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे। इन्होंने बोला कि ठीक है आपने डिसअलाउड तो कर दिया, लेकिन
यदि मैं 35 एडी के नहीं अंदर नहीं होता और इसको नॉर्मल बिजनेस के अंदर परचेज करता तो मेरे को डेप्रिसिएशन तो मिलता ना। टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला राइट तू, तो 5 लाख का तेरे को डेप्रिसिएशन, 50 लाख का तूने बेचा था असेट को, उसका हम लोगों ने इनकम मान लिया जिस साल में तूने बेचा, लेकिन तूने डेप्रिसिएशन इस पे क्लेम किया नहीं था क्योंकि तू तो उस टाइम पे स्पेसिफाइड बिजनेस में दिखा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तेरे को ये 10% का डेप्रिसिएशन दे देंगे और तू एक काम कर कि 45 लाख पे टैक्स भर दे। तो इसको क्या माना जाएगा, 45 लाख को डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यही था अपना 35 एडी। मैंने आपको 3 सम सॉल्व करके बताए या एक्सप्लेन करके बताए, ये बोल सकता हूँ। ये देखो थोड़ा सा सेक्शन बड़ा तो है, लेकिन ये 10 to 15 मार्क्स भी कवर कर सकता है आपका। तो आप इसको अच्छे से रीड करो, 2-3 बार रीड करोगे, छोटी छोटी चीजें, केवल 14 टाइप का बिजनेस है, कैपिटल एक्सपेंस सारा अलाउड हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंस में लैंड और लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, पिछले साल का बिजनेस कमेंस होने से पहले के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको जिस साल में कमेंस होता है बिजनेस उसमें कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं और उसी में उसको कैपिटल एक्सपेंस को अलाउड करवा लेते हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना इसमें जो डेट वगैरह उसमें कवर्ड होना चाहिए, 35 एडी के अंदर कवर्ड होना चाहिए। केवल स्पेसिफाइड बिजनेस दिया हुआ है लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, तो स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये सब चीजें ये ध्यान रखो और अच्छे से रीड करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।